नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले की जो क्लास हुई उसके अंतर्गत हमने संसाधनों का अर्थ, संसाधनों की प्रकृति तथा संसाधनों के विभिन्न संगठनों के बारे में यानी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो संसाधन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों को हम कितने भागों में और किन किन आधारों पर हम उन्हें विभक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम संसाधनों को अगर पर्यावरणीय तत्वों पर यानी संसाधनों का अगर हम वर्गीकरण करना चाहें तो वर्गीकरण के कई आधार हैं, और यानी आधार की अगर बात करें तो उसे हम उनकी उपलब्धता के आधार पर अलग यानी उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपयोगिता, उसकी रिन्यूएबिलिटी यानी नवीकरणता के आधार पर हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों को हम बायोटिक, अबायोटिक एंड बायोटिक दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम अबायोटिक की बात करते हैं यानी जैसे कि अगर हम बात करते हैं अजैविक संसाधन, अब अजैविक संसाधन कौन कौन से होते हैं यानी वे जैविक संसाधन जो भौतिक पर्यावरण के तत्व होते हैं, जैसे कि भूमि है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियाँ हैं, नदी, झील, सागर, महासागर, जलाशय, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जलवायु जैसे जलवायु के तत्व, सैल, खनिज, मिट्टी जैसे जो संसाधन है, ये सारे के सारे अजैविक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। और इन तत्वों का जो निर्माण होता है वो भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो भूमि, जल और खनिज ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैविक संसाधन कौन होता है, तो वे संसाधन जिनमें जीवन हो वो सारे के सारे जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपकी वनस्पति है, जीव है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, मनुष्य स्वयं जो है वह भी जैविक संसाधनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैविक संसाधनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, बाग बगीचे हैं, वन प्राणी है, पालतू पशु है, जल जीव है जैसे कि मछलियाँ हैं, सीप है, मानव जिसमें मानव की जनसंख्या है, इन सभी को हम जैविक रूपों में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम केवल और केवल मनुष्य का अलग वर्ग बनाना चाहें तो मानव संसाधन यानी जैविक में भी मानव को भी अलग रखा जा सकता है। नेक्स्ट इसका जो वर्गीकरण है वह है उत्पत्ति के आधार पर। अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें कि भाई ये जो संसाधन है वो कैसे बने, तो इनको मोटे मोटे तौर पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरे होते हैं मानवीय संसाधन। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे कि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो प्रकृति द्वारा उत्पादन वे सभी तत्व या जो समूह जो मनुष्य के लिए उपयोगी, देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि वह उपयोगी होने चाहिए, और उपयोगी नहीं है तो हम उन्हें संसाधन नहीं कहेंगे। तो वे सभी पदार्थ जो पृथ्वी पर उपलब्ध है, इस प्रकृति में उपलब्ध है और मनुष्य के लिए यूजेबल है, उनके लिए नीडफुल है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो वो सारे के सारे आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो भूमि है, जल है, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, पशु, ऑक्सीजन, ये विभिन्न प्रकार की गैसें, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर शामिल किए जाते हैं। और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो मानव सभ्यता की प्रगति की आधारशिला होते हैं। यानी अगर किसी देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा और विविधता यानी कितनी अधिक मात्रा में वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और कितनी प्रकार के अलग अलग प्रकार के वहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर नो डाउट वो जो क्षेत्र होगा, वो देश होगा, वो बहुत ही ज़्यादा विकसित या विकासशील राह पर अग्रसर होगा। यही कारण है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यूरोप के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर अपनी तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया और यूएसए में जितने भी जो संसाधन थे उसका उपयोग करके अपनी आय को बढ़ाया। अगर इन संसाधनों को अगर बात करें तो इन प्राकृतिक संसाधनों को हम उपलब्धि यानी उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है उपलब्धि और वितरण के आधार पर, ये जो वर्गीकरण है एक तो है जिमरमैन और एक है हंकर। एक व्यक्ति का नाम है, मैं यहाँ पर सही तरीके से लिखता हूँ, एक का नाम है जिमरमैन और एक का नाम है हंकर। इन्होंने 1964 में इस प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इस वर्गीकरण के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो संसाधन बताए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वसुलभ। सर्वसुलभ का अर्थ होता है वे संसाधन जो सभी जगह यानी विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ ये संसाधन आपको मिलने ही हैं। तो ऐसे
जो संसाधन होते हैं, जैसे कि हम वायुमंडल के अंतर्गत ऑक्सीजन की बात करते हैं या नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है आपको लगभग सभी जगह पर आपको मिल जाएगी, यानी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा है वो है सामान्य सुलभ। अब सामान्य सुमन यानी सुलभ का अर्थ हो गया कि कॉमनली ये आपको सभी जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं, यानी ये जो संसाधन होते हैं वो अधिकांश प्रदेशों में आपको मिल जाता है, यानी विश्व के किसी भी कोने में आप पहुंच जाएं वहाँ पर आपको जल मिलेगा, कृषि योग्य भूमि भी मिलेगी तथा आपको वहाँ पर मिट्टी भी प्राप्त होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो रेयर होते हैं, जैसे विरल होते हैं। अगर विरल संसाधनों की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको सोना विश्व के हर एक भाग में नहीं मिलेगा, चांदी आपको विश्व के हर एक कोने में नहीं मिलेगा, हीरा, कोयला, यूरेनियम, ये जो है आपको विरल यानी रेयर स्थानों पर ही मिलते हैं, सभी स्थानों पर ये नहीं मिलते हैं, इसलिए ये विरल संसाधन कहलाते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो अद्वितीय या अनन्य होते हैं, यानी यूनिक होते हैं। यूनिक की बात का अर्थ हो गया है कि ऐसे जो संसाधन होते हैं वो विश्व के किसी स्थान पर ही मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर व्यापारिक क्रियोलाइट जो है, जो केवल और केवल ग्रीनलैंड में मिलता है, ये आपके सामने क्रियोलाइट का एक उदाहरण है। तो क्रियोलाइट इस प्रकार से दिखता है और केवल ग्रीनलैंड के अंतर्गत आपको इस प्रकार का जो संसाधन है वो प्राप्त होता है और रेयरली आपको वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो आपके गुप्त होते हैं। गुप्त संसाधनों को हम इस प्रकार से आगे देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर। अब उपयोगिता के आधार पर अगर हम बात करें कि भाई जो संसाधन है इनका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले तो वे संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी तो है, यानी हमें उनकी आवश्यकता है, लेकिन अभी तक हमने इसका उपयोग नहीं किया है, यानी अभी तक हमारी समझ से परे है और हमने इनका उपयोग नहीं किया है। वो सारे के सारे अप्रयुक्त संसाधन, अनयूज्ड रिसोर्सेज कहलाएंगे। कुछ जो संसाधन होते हैं अप्रयोजनीय संसाधन होते हैं, अनयूजेबल, यानी वह तत्व या पदार्थ जिसे वर्तमान ज्ञान यानी और तकनीक जो है उसके आधार पर निकट भविष्य में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो उसे हम अप्रयोजनीय कहेंगे। यानी आगे इसका कुछ उपयोग होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, ऐसी कोई तकनीकी हमारे पास नहीं है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये जो संसाधन है ये हमारे कुछ काम का नहीं है। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो संभाव्य होते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है कि भले ही ऐसा संसाधन जो है या जो पदार्थ है अभी काम नहीं आ रहा, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, उसको हम उपयोगी बना सकते हैं। तो ये सारे जो संसाधन होते हैं वो पोटेंशियल या संभाव्य कहलाते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो गुप्त होते हैं, लेटेंट होते हैं। अब गुप्त का अर्थ होता है कि ये जो संसाधन है वो है, यानी उपलब्ध तो है, लेकिन हमें नहीं पता है या उसकी स्थिति के बारे में हमें नहीं पता है कि ये संसाधन वास्तव में कहाँ मिले हुए हैं या कितना इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, सौर शक्ति है, इसका कितना उपयोग हम कर पाएंगे ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो ये सारे जो संसाधन होते हैं वो गुप्त कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसकी नवीकरणीयता के आधार पर। नवीकरणीयता का यानी रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी प्राकृतिक संसाधनों को हम 3 बड़ी श्रेणियों के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसे संसाधन जो नवीकरणीय है। नवीकरणीय की बात करें तो नवीकरणीय का अर्थ हो गया कि वे संसाधन जिनमें या जिनका स्वरूप यानी उसका आकार बदल सकते हैं हम, उसका गुण बदल सकते हैं और उसका उपयोग करने की अवधि यानी कितने लंबे समय तक हम इसका उपयोग करेंगे या इसकी उपयोगिता कितनी लंबे समय तक रहेगी, तो वो सारे के सारे नवीकरणीय कहलाते हैं। अब इस नवीकरणीयता के अंतर्गत हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो होता है परिवर्धनीयता, इंक्रीजेबल। इंक्रीजेबल का अर्थ होता है जिनके गुणों में हम वृद्धि कर सकते हैं या फिर हम इसमें सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और लंबे समय तक इसे टिकाऊ रूप से उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि वन भले ही अगर समाप्त हो जाए उसको हम वापस लगा सकते हैं, भूमि की जो गुणवत्ता है वो वापस बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो मिट्टी है या जल है उसको भी हम रीट्रीट करके वापस लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो मछलियां हैं वो अगर समाप्त हो जाए तो हम उसको वापस संरक्षण प्रदान करके वापस उसे लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं।
कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः प्रयोजनीय होते हैं। पुनः प्रयोजनीय का अर्थ होता है उसे बार बार रीयूज किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन जिनका रूप बदलकर हम उसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे कि लोहा है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, इनको आप वापस यूज कीजिए, पिघलाइए, वापस उसका रीयूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे के सारे थे नवीकरणीय। कुछ थे अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसके अंदर हम किन किन को शामिल कर सकते हैं, तो ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, तो ये कुछ सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इस प्रकार से उपलब्ध है कि अगर लंबे समय तक अगर सोच विचार तक कर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि ये हमारे लिए नष्ट हो जाएंगे, इनका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, तो इनका हम उपयोग लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा, अनवीकरणीय के बाद तीसरे प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो अक्षुण्ण या सनातन यानी पेरेनियल होते हैं, यानी ये लंबे समय तक चलते हैं और जितना भी हम इसका उपयोग कर लें ये वापस समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे कि सौर ऊर्जा की बात करें या बड़े प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु है, महासागरों में पाए जाने वाला जल है, ये कुछ इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत वे भी संसाधन शामिल किए जाते हैं जो मानव द्वारा कुछ प्रभावित जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जैसे जलवायु है या तटवर्ती सागरीय जल है, इसके अंतर्गत कह सकते हैं इसको लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थे नवीकरणीयता के आधार पर विभिन्न जो संसाधन हैं। फिर हम बात करते हैं कि मानव स्वयं एक संसाधन है। अब मानव को संसाधन किस रूप में कहा जा सकता है कि देखिएगा, हमने कहा कि संसाधन होने के लिए जो टर्म्स है वो है कि वह किसी प्रकार से उपयोगी। तो मनुष्य जो है जो समस्त संसाधनों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, यानी वह प्रोड्यूसर भी है तथा कंज्यूमर भी है और खुद एक प्रमुख संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। तो मनुष्य के लिए उपयोगिता ही संसाधन का प्रमुख गुण है और यह उपयोगिता किसी देश काल में मानव के ज्ञान और क्षमता पर निर्भर करते हैं कि मनुष्य ने कितना अपना विकास किया है, उसके अंतर्गत कितना नॉलेज है, उसकी कैपेबिलिटी कितना है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भाई मनुष्य ही तय करता है कि जो संसाधन है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो मनुष्य के लिए उपयोगी है, यानी वह एक सबसे बड़ा संसाधन है जो कोई भी पदार्थ जो है जिसका कोई मोल ही नहीं था उसको वह उपयोगी बना देता है। तो कोई भी तत्व या पदार्थ अपने आप में संसाधन नहीं है, बल्कि मनुष्य जैसे जैसे अपना सांस्कृतिक विकास करता है तो उसके साथ साथ मनुष्य को उसके उपयोग का ज्ञान होता है और उसे संसाधनों की श्रेणी के अंतर शामिल किया जा सकता है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि अधिक संसाधन, अगर हम बात करें तो अधिक संसाधन जो है वो मानव में है, न कि भूमि में। अच्छा कोटेशन है, यानी इसका अर्थ देयर इज मोर रिसोर्सेज इन मानव मैन देन इन लैंड, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि संसाधन जो है, अगर कोई पदार्थ है जो बेकार सा पड़ा है लेकिन उसको संसाधन में या उसे संसाधन कहलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वह संसाधन तभी कहलाएगा जब वो मनुष्य के लिए उपयोगी होगा। अब मनुष्य के लिए उपयोगी कब होगा? जब मानव ने समझ लिया कि हाँ ये मेरे लिए किसी न किसी प्रकार से काम आ सकता है, तो काम आ सकता है, या मानव सोच ले कि ये मेरे लिए उपयोगी है, तो उसे हम संसाधन कह सकते हैं। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि भूमि पर बहुत सारे पदार्थ पड़े हैं, लेकिन वे सारे पदार्थ जो हैं वो संसाधन नहीं है। संसाधन तब कहलाएंगे कि जब मानव ने उसका उपयोग प्रारंभ कर लिया है या मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो अधिक संसाधन है वह मनुष्य में है, भूमि में नहीं है। किसी भी देश की बात करें तो वहाँ पर उसके देश में या उसकी किसी भी समय में उसकी जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, वहाँ के रहन सहन का स्तर है, जीवन शैली, मानव की आवश्यकताएं, कार्यकुशलता, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, वहाँ पर उसके पास पूंजी की उपलब्धता कितनी है, कितने संसाधनों का वह देश स्वामी है, वहाँ की सरकार की नीतियाँ और सरकार की क्या स्थिरता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, ये सारे के सारे जो कारकों की बात करें जिनके बारे में हमने अभी जिक्र किया है, ये सारे के सारे जो कारक हैं वो मानवीय कारक हैं। और यही जो मानवीय कारक है वो संसाधनों की मात्रा, मूल्यांकन और शोषण की विधि को तय करता है। यानी अगर हम बात करें कि संसाधन, अगर आपके पास आपके देश में बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन आप उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उस संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकें। तो संसाधन ज़्यादा होना या बहुत सारे पदार्थ होना संसाधन नहीं है। संसाधन का अर्थ ये है कि
वो मनुष्य के लिए कितना काम आए, मनुष्य के पास उसके पास ज्ञान और तकनीकी कितना है। जैसे कि अगर बात करें कि कोयले की बात करें तो कोयला जो है आज शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता है। आज उसे काला सोना कहा जाता है। लेकिन अगर हम थोड़े अतीत में जाए तो हम पाएंगे कि लाखों वर्षों से ये बेकार काली वस्तु समझा जाता है, ताकि कि इस काले कलुटी वस्तु का हम क्या करेंगे, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वो बढ़ता गया और आज ये आपके लिए आप समझ सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण एक ऊर्जा संसाधन के रूप में पहचान रखता है। तो इस प्रकार से जो कोयला बिल्कुल भी काम में नहीं आता था, लेकिन आज कहा जा सकता है कि जो कोयला है वो सबसे महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा एक और उदाहरण दे सकते हैं कि अफ्रीका का जो कांगो बेसिन है, जो काफ़ी मध्य अफ्रीका के एक वन क्षेत्र है, सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमने पिग्मी वाला जो क्षेत्र पढ़ा था, तो वहाँ पर संसाधन बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा जंगल है और इतनी ख़राब जलवायु है कि वहाँ पर हम सर्वेक्षण नहीं कर सकते और उनका हम उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो बेकार पड़े। इसी प्रकार से अगर बात करें तो मानव संसाधन जो कह सकते हैं, यही कारण है कि मानव संसाधनों का जो विकास होता है वही किसी संसाधनों की उपयोगिता सुनिश्चित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ये आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध और विकसित देश माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही बहुत धीमी है या बहुत कम है, और जनसंख्या की बात करें तो लगभग यहाँ पर पूरी स्थायी पाई जाती है। तो यहाँ पर तकनीकी का विकास काफ़ी अधिक हुआ है, पर्याप्त पूंजी यहाँ पर उपलब्ध है, आर्थिक विकास और जीवन स्तर काफ़ी उच्च देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम एशियाई देशों की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे तो केवल जापान को छोड़कर चीन, भारत, जितने भी जो देश है वो विकासशील है और उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। तो यहाँ उपलब्ध जो कृषि भूमि है प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कृषि व्यवसाय की परंपरा, भौतिकवादी दृष्टिकोण की कमी, तकनीकी का अल्प विकास, नवीनतम जो तकनीकी का प्रयोग, ये सारे सामाजिक अवरोध, बारिश कम ज़्यादा होना, राजनीतिक दशा, ये सभी जो कारण हैं यहाँ के पिछड़ेपन के कारण। लेकिन दूसरी तरफ अगर जापान की बात करें तो वहाँ पर आर्थिक महत्वाकांक्षा की प्रबल भावना थी, उनमें कर्मठता थी, उनमें कर्तव्य निष्ठता थी और उच्च प्रौद्योगिकी के सतत प्रयत्नशीलता और जागरूकता के कारण आज जापान ने दूसरे अन्य जितने भी जो एशियाई देश है उससे खुद को बिल्कुल अलग स्थापित किया और एक प्रधान देशों के रूप में खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से वे संसाधन जो मनुष्य के प्रयत्नों और कार्यों के परिणाम होते हैं उन्हें हम मानवीय संसाधन या सांस्कृतिक संसाधन के रूप में जा सकता है। यानी यहाँ पर एक वर्ड और लिया मैंने, जो कहा है मैंने सांस्कृतिक संसाधन, यानी सांस्कृतिक संसाधन भी इन्हें कहा जा सकता है। तो मानव द्वारा निर्मित जैसे भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य का कौन से हैं तो विभिन्न मकान हैं, गांव हैं, नगर, सड़कें, रेल मार्ग, नहर, पुल, कारखाने, खेत, बगीचे, ये सारे कह सकते हैं कि मानव संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मनुष्य ने इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ नए पदार्थों का निर्माण किया है, कुछ मूर्त पदार्थों के अतिरिक्त कई देशों में अगर बात करें तो तकनीकी का विकास करना है, सामाजिक आर्थिक विचारधाराएं हैं। तो विचारधाराएं भी कह सकते हैं जो एक विचारधारा हैं या सांस्कृतिक राजनीतिक जो दशाएं हैं वो नहीं दिखते हुए भी एक अमूर्त कारक के रूप में मानव संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने मानव संसाधनों के बारे में जिक्र किया और मानव संसाधनों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम संसाधनों का संरक्षण हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पर्यावरण तत्वों के आधार पर, एक तो बायोटिक होते हैं और एक अबायोटिक होते हैं। जो जीवित हैं, जो हम देख सकते हैं, सांस लेते हैं, जो वो जैविक है, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे छोटा छोटा सूक्ष्म जीव। अजैविक जो जिसके अंतर्गत जीवन नहीं है वो अजैविक। उत्पत्ति और विकास के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधन और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो उपलब्धि के आधार पर ऐसे जो सभी जगह मिलते हैं, ऐसे जो सामान्य सा मिल जाते हैं। देखिएगा जल जो है वो हर जगह मिलेगा संभव नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन हर जगह मिलेगी संभव नहीं है, और मिट्टी हर जगह हो ये भी संभव नहीं है। तो सामान्य रूप से सुलभ, जैसे कि अगर एस्किमो वाला जो क्षेत्र है, कनाडा वगैरह क्षेत्र, वहाँ पर मिट्टी की अल्पता आपको देखने को
मिलती है, लेकिन सामान्य रूप से मिट्टी सब जगह मिल जाती है। विरल जैसे सोना, चांदी, हीरा, कोयला, यूरेनियम, ये सब जगह नहीं मिलता है, कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अनन्य होते हैं, एक जगह पर ही मिलता है या 2 जगह पर ही मिलता है, जैसे कि व्यापारिक क्रायोलाइट जैसे ग्रीनलैंड। इसके अलावा उपयोगिता के आधार पर अप्रयुक्त यानी जिनका अभी उपयोग नहीं किया है हमने, अप्रयोजनीय यानी जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, संभाव्य यानी उसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, गुप्त जो है लेकिन हमें नहीं पता है उसका उपयोग कैसे करना है। नवीकरणीयता के आधार पर यानी उसको नया बनाया जा सकता नहीं, तो नवीकरणीय को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। परिवर्तनीय का अर्थ होता है उसका सुधार कर सकता है, उसमें उसके गुणों में हम वृद्धि कर सकते हैं और ज़्यादा समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं। पुनः प्रयोजनीय, इसका उसको रिसाइकल कर किया जा सकता है, बार बार प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में है, एक बार समाप्त होने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद वापस बनेंगे तो बनेंगे, बाकी बनना नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो अक्षुण्ण और सनातन हैं, जो लंबे समय से आ रहे हैं और लंबे समय तक चलते रहेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा है, जलवायु है, महासागरीय जल है, तो ये कभी समाप्त होने वाले नहीं है। और लास्ट है मानव संसाधन, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपको संसाधन और संसाधनों के प्रकार समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।